जी ठीक है। ठीक है सर। जी ठीक है, अब कर शुरू कर ले। स्टार्ट कर लें, हम स्टूडेंट आते रहेंगे और रिकॉर्डिंग बाद में सुन लेंगे सर। जी ठीक। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने नेशनल इनकम को शुरू किया था और मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। ख़ास तौर पर जीडीपी और जीएनपी के हवाले से भी डिस्कशन हुई थी। तो इसमें एक दो चीज़ें मज़ीद मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। वो ये कि इकॉनमी जो होती है उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। एक होती है टू सेक्टर इकॉनमी, और एक होती है थ्री सेक्टर इकॉनमी, और एक होती है फोर सेक्टर इकॉनमी। तो ये हमारे पास टू सेक्टर, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर इकॉनमी होती है। टू सेक्टर इकॉनमी के अंदर जो है वो दो तरह के लोग होते हैं। एक को हम कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरा होता है उसमें प्रोड्यूसर्स, यानी हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब है कि उसमें कंज्यूमर होते हैं और इधर प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी फर्म्स की बात कर रहा हूँ। जो थ्री सेक्टर इकॉनमी होती है उसके अंदर ये दो तो पहले होते ही हैं, एक और भी होता है उसमें, यानी कंज्यूमर्स होते हैं और प्रोड्यूसर्स होते हैं और गवर्नमेंट होती है। इसे थ्री सेक्टर इकॉनमी कहते हैं। और जो फोर सेक्टर इकॉनमी होती हैं उसमें चार सेक्टर्स होते हैं, तीन तो यही होते हैं, यानी एक कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं और गवर्नमेंट होती है, और चौथा सेक्टर होता है फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो ये चार सेक्टर आपके पास आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये इसे हम कहते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो वो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी मैंने आपको बताया कि एक तो टू सेक्टर इकोनॉमी होती है, एक थ्री सेक्टर इकोनॉमी होती है और एक फोर सेक्टर इकोनॉमी होती है। जो टू सेक्टर इकोनॉमी होती है, ये टू सेक्टर इकोनॉमी है, उसमें कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं। थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट होती है। और जो फोर सेक्टर इकोनॉमी होती है उसमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड सेक्टर होता है। यानी ये सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हमारे सामने आ गए। अच्छा, इसमें ये है कि जो टू सेक्टर इकोनॉमी है उसकी जब हम इक्वेशन बनाते हैं वो होती है वाई। वाई मीन्स आउटपुट। वाई का मतलब क्या है? आउटपुट। y इज इक्वल टू सी प्लस आई और y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इसमें से c का जो मतलब है, c का मतलब है कंजम्पशन, ये मैंने कल भी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और s का मतलब है सेविंग्स, और i का मतलब है इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो ये जो सी प्लस आई है इसमें इसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, और सी प्लस एस को हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशन। ए डी का मतलब है एग्रीगेट डिमांड और ए एस का मतलब है एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, ये टू सेक्टर की डिमांड साइड की इक्वेशन है और ये सप्लाई साइड की इक्वेशन है। ये टू सेक्टर खत्म होता है। उसके बाद जब आप थ्री सेक्टर इकोनॉमी पे आते हैं
तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर आता है C प्लस आई प्लस जी, और ये आ जाती है एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन, और C प्लस S प्लस T, इसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशन। तो इसमें G का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और T का मतलब है टैक्सेस। ये थ्री सेक्टर की दोनों इक्वेशनें आ गई, एक डिमांड साइड की इक्वेशन और एक सप्लाई साइड की, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। और उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन है, उसके पास जो हमारे पास इक्वेशन है वो है फोर सेक्टर इकोनॉमी। फोर सेक्टर इकोनॉमी होगी C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये फोर सेक्टर इकोनॉमी की इक्वेशन है, और इसी को ही हमने जीडीपी भी कहा था। ठीक है ना जी, ये पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी, इसको जीडीपी भी कहा था। तो ये आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए, टू सेक्टर की, थ्री सेक्टर की और फोर सेक्टर की। ठीक है, और इसकी मतलब टू सेक्टर की दो इक्वेशंस हैं, एक डिमांड साइड की इक्वेशन है, एक सप्लाई साइड की, एग्रीगेट डिमांड साइड की, एक एग्रीगेट सप्लाई। इसकी भी जो थ्री सेक्टर इकोनॉमी है उसमें मैंने आपको बताया कि तीन सेक्टर होते हैं, एक कंज्यूमर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं और गवर्नमेंट होते हैं। तो इसमें ये जो जी है ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, टी टैक्स है, इसमें तीसरा यानी सेक्टर इन्वॉल्व हो गया, और इसमें फॉरेन ट्रेड सेक्टर ये इन्वॉल्व हो गया है। जो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी होती है ना, उसको हम ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ओपन इकोनॉमी। और आजकल की दुनिया में सारी इकोनॉमीज ओपन इकोनॉमीज हैं। ओपन इकोनॉमी वो होती है जिसका फॉरेन ट्रेड सेक्टर भी होता है। तो ये जो दोनों हैं यानी टू सेक्टर और थ्री सेक्टर इकोनॉमीज को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इसलिए कहते हैं कि टू सेक्टर हो तो उसमें ये ज़ाहिर सी बात है कि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं, थ्री सेक्टर हो तो उसमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट हो जाती है। तो इनके अंदर कहीं पर भी फॉरेन ट्रेड सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इनको दोनों को हम क्लोज्ड इकोनॉमीज कहते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी को भी और थ्री सेक्टर इकोनॉमी को भी। लेकिन अगर फोर सेक्टर इकोनॉमी पे चले जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ओपन इकोनॉमी कहेंगे। ठीक है, और मैंने कहा आजकल की दुनिया में तमाम तकरीबन इकोनॉमीज ओपन इकोनॉमीज हैं, क्योंकि तमाम मुल्क जो हैं वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। ये मैंने सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी बताए, और फिर उनके हवाले से मैंने आपको डिमांड साइड की कहानी भी बताई और सप्लाई साइड की कहानी भी बताई, और थ्री सेक्टर में भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात की। फिर फोर्थ सेक्टर भी मैंने आपको इक्वेशन बताई जो ये है। लेकिन अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का क्या मतलब है। एग्रीगेट डिमांड यानी एडी, ये किसे कहते हैं? और फिर एग्रीगेट सप्लाई किसे कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई किसे कहते हैं? इसे हम चाहे वो किसी भी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर क्यों ना हो। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है, ये मैं आपको यहाँ से शेयर कर देता हूँ। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का ये आपके सामने, एग्रीगेट डिमांड मीन्स the total value of the demand for goods and services produced in an economy during a year। यानी एक साल के अरसे में इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी जो डिमांड होती है, टोटल डिमांड, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड की कोई डेफिनेशन लिखी हुई है एग्रीगेट डिमांड की, समझ गए? एग्रीगेट डिमांड की ये इक्वेशन लिखी हुई है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी के अंदर पैदा होती हैं उसकी जो टोटल जो वैल्यू होती है उसकी डिमांड की, टोटल वैल्यू ऑफ द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल के अंदर पैदा होती हैं एक इकोनॉमी के अंदर, उसकी डिमांड, टोटल डिमांड जो है उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट का मतलब ही टोटल है। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि एक मुल्क के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, द मैक्सिमम पोटेंशियल आउटपुट, पोटेंशियल मीन्स जो आपने प्रोड्यूस कर सकते हैं,
तो मैक्सिमम जितनी आप आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं ना एक इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर, आउटपुट मींस गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी आप आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है। तो वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई तीनों में आ सकती है, यानी तीनों मतलब कि आप 2 सेक्टर इकोनॉमी में भी डिस्कस कर सकते हैं और 3 सेक्टर इकोनॉमी में भी डिस्कस कर सकते हैं और 4 सेक्टर में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने आपको ये बताया कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ठीक है ना। और अगली बात ये समझिए कि जो एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड पे बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड मैंने अभी आपसे डिस्कस भी की है कि जो भी आप डिमांड कर रहे होते हैं, टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, जो किसी भी एक इकोनॉमी में टोटल डिमांड आप की बात करते हैं वो आपकी एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट मींस टोटल डिमांड इन अ ईयर। और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो टोटल पोटेंशियल आउटपुट है, पोटेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। टोटल पोटेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर, ठीक है। तो ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आ गई आपके सामने। तो अब ये बात ज़हन में रखें कि जहाँ पर अब पहले अगर हम फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड, यानी यहाँ पे आउटपुट आ गई ना, टोटल आउटपुट मींस जीडीपी। तो यहाँ पे प्राइस लेवल, तो ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड कर्व बन जाएगा, ये एडी कर्व। जैसे आम डिमांड कर्व होता था एक शख्स का एक कमोडिटी के लिए, तो इसका मतलब इस कीमत पर पूरी जो मुल्क है इस कीमत पर P2 पर इतनी सर्विसेज की टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहा है। इसको जीडीपी को, टोटल आउटपुट को आप जीडीपी कह लीजिए या वाई कह लीजिए। तो वाई इतनी थी, वाई नॉट। फिर जब कीमत कम होती है तो अकॉर्डिंगली, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, तो जब कीमत कम होगी तो टोटल डिमांड, तब इंडिविजुअल डिमांड भी बढ़ेगी, जिसके नतीजे में टोटल डिमांड में इजाफा हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज की। तो कीमत में कमी होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होता है। तो प्राइसेस के कम होने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और एग्रीगेट डिमांड के अंदर। अच्छा, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये प्राइस और ये जीडीपी कह लीजिए या वाई कह लीजिए या टोटल आउटपुट कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो ये है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और उसके बाद ये हो जाता है वर्टिकल, ऐसे, समझ गए। इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट सप्लाई के दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा है पॉजिटिव, और फिर इसके बाद ये वर्टिकल हो जाता है, ये आपके सामने। तो इसका मतलब ये है कि शुरू में जितनी कीमतें बढ़ेंगी तो एग्रीगेट सप्लाई में भी इजाफा होगा। ये आपके सामने प्राइस बढ़ रही है, एग्रीगेट सप्लाई में भी इजाफा होता चला जा रहा है, ये आपके सामने। और ये प्राइस बढ़ती जा रही और ये प्राइसेस के बढ़ने से आउटपुट बढ़ती जा रही। लेकिन ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, यानी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक प्राइस में इजाफा होगा तो एग्रीगेट सप्लाई में भी इजाफा होगा, और प्राइस में कमी आएगी तो एग्रीगेट सप्लाई में भी कमी आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी।
लेकिन इसका मतलब यह है कि यहाँ तक एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, और फिर बी से लेके, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट सी है, पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक चले जाएं तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल। जब ये वर्टिकल हो जाता है तो फिर प्राइसेस के बढ़ने से या कम होने से जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या रहती है, सेम रहती है। इसका मतलब है नो चेंज इन एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द आउटपुट, ठीक है ना जी। तो ये वर्टिकल पे जाके हो जाता है, और जहाँ ये वर्टिकल होता है यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें एग्रीगेट सप्लाई कर्व को, तो एक ये है और एक ये है। एग्रीगेट सप्लाई को दो हिस्सों में कर रहे हैं, ये आउटपुट है, वाई का मतलब यहाँ पे आउटपुट है, ये प्राइस है, यहाँ पर भी प्राइस है। तो आप देखें कि पहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये है, फिर एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये वर्टिकल है ये, तो ये दो हिस्से हैं इसमें। तो ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ना, इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्लोप्ड एग्रीगेट सप्लाई, और इसे हम कहते हैं वर्टिकल। इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको इकट्ठा करके दोनों बना दिए। अच्छा, इस जगह पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि दो किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं, टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिस्ट। एक है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और दूसरा है केन्स, J.M. केन्स, जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुनियाद रखी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज वर्टिकल, लेकिन केन्स कहता है कि एग्रीगेट सप्लाई इज फर्स्टली पॉजिटिवली स्लोप्ड एंड देन इट इज वर्टिकल। समझ गए? यानी केन्स जो है वो ये कहता है कि पहले इस यानी क्लासिकल का, अगर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाएंगे ना, वो ये होगा। दिस इज क्लासिकल मींस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स, क्लासिकल्स एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और वो ये कहते हैं कि ये जो आउटपुट है, वाई का मतलब आउटपुट है यहाँ पे, ये यहाँ पर जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा वर्टिकल होता है, और वो ये कहते हैं जिसकी वजह ये बताते हैं कि इकोनॉमी इज ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो वाई का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि आउटपुट है, और वाई एफ का मतलब है आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट किसकी? लेबरर्स की, या तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो आउटपुट प्रोड्यूस होनी है वो यही है। तो इसलिए क्लासिकल ये कहते थे कि ये वाई का मतलब यहाँ पे वाई एफ है, इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा आउटपुट मज़ीद प्रोड्यूस नहीं हो सकती, और अब जो मर्ज़ी हो जाए, मतलब कीमतों में इजाफा होता चला जाए, P1 P2 P3, तो देर इज़ नो चेंज इन दी एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। लेकिन केन्स ये कहता था कि नहीं, इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रहती। ये कहते थे इकोनॉमी इज ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इस वजह से वो कहते थे कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा वर्टिकल होता है। लेकिन केन्स कहता था कि नहीं, जो केन्स का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो ये है,
केन्स ने कहा कि शुरू में इकोनॉमी जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल है, सॉरी पॉजिटिवली स्लोप्ड है, और उसके बाद ये वर्टिकल होता है। इसका मतलब ये है कि इस जगह पर ये जहाँ पे ये वर्टिकल हो रहा है यहाँ पर वाई एफ है, ये वाई है, वाई का मतलब आउटपुट है। इसका मतलब ये है कि केन्स के ख्याल में कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इससे पहले यानी बिफोर वाई एफ यानी बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, ठीक है। और एट वाई एफ यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल, ठीक हो गया जी। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल। इसका मतलब बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो बिफोर इसी का मतलब ही यही है। और फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल है। और केन्स कहता था कि बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट ये शॉर्ट रन का सप्लाई कर्व होता है, और जब ये वर्टिकल होता है तो ये लॉन्ग रन में होता है। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ये शॉर्ट रन की स्टोरी है जब ये पॉजिटिवली स्लोप होता है, और लॉन्ग रन के अंदर वो कहता था कि ये वर्टिकल होता है। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि ये हमेशा ही वर्टिकल होता है, और वो हमेशा कहते थे कि इकोनॉमी में हमेशा लॉन्ग रन ही रहता है। तो ये लॉन्ग रन की बात करते थे, ठीक हो गया जी। तो समझ गए। तो ये दोनों बातें समझ आ गई आपको। अब आप पहचान कर सकते हैं कि अगर इस तरह का आपके सामने आएगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो आप कहेंगे ये केन्स का है। और केन्स जो कहता है, केन्स क्लासिकल की बात नहीं मानता था और अपनी भी बताता था। ये केन्स एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो आपके सामने है। इसमें ये वाला हिस्सा शॉर्ट रन में होता है, और ये वाला वर्टिकल जो पोर्शन होता है ये लॉन्ग रन में होता है। यानी केन्स कहता था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में जाके होता है, लेकिन जो वो है शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये दोनों स्टोरियां समझ आ गई हैं। अच्छा, अब जो एक चीज और है, मेरा ख्याल है इसमें कोई आपको इशू अब नहीं है। जो मैंने अब ये वाला एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपको समझाया था, ये मैंने असल में केन्स का समझाया था आपको, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलें, इससे आगे, इससे आगे चलें। तो जो टॉपिक है वो है टॉपिक है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को हम कह देते हैं वाई ई, वाई ई। और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम को हम कहते हैं वाई एफ, ठीक है ना जी। ये दोनों में फ़र्क है। अच्छा, अब ये अगला क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने टूल समझाए हैं आपको दोनों, कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में क्या फ़र्क होता है। एग्रीगेट सप्लाई मैंने दो तरह के समझाए हैं, एक क्लासिकल का और एक केन्स का। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहाँ पे होता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जनाब वहाँ पे होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इस जगह को हम वाई ई कहेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ये वाई का मतलब जीडीपी या नेशनल इनकम जो भी कहना है, ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड है,
सप्लाई कर्व है, ठीक है। और ये फर्ज कर लीजिए एग्रीगेट डिमांड कर्व है, अभी पढ़े हैं दोनों। तो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये आपके पास प्राइस लेवल आ जाएगा और ये आपके पास YE आ जाएगा और ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस भी आ जाएगा आपके पास, दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है ना जी। ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम समझा दिया है। अब आप ये देखिए कि अब इसमें तब्दीलियां हो सकती हैं। तब्दीलियां क्या हो सकती हैं कि ये बात ज़हन में रखें कि जहाँ पर ये वर्टिकल होता है वहाँ पर जो आउटपुट आती है उसे YF कहते हैं। और YF का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, ये पहले भी बताया। YE का मतलब है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और YF का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो और Y का मतलब है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी कह सकते हो, GDP भी कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो आप कह सकते हो, आपकी मर्जी है यहाँ पे, ठीक है ना जी। अच्छा, तो Y का मतलब भी समझ आ गया, आउटपुट भी कहते हैं Y को। अच्छा, अब आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम आगे है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सॉरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो है वो पीछे है। ये इक्विलिब्रियम हमने कर लिया, क्लियर। लेकिन अगर हम ये कहें कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम एक ही जगह पे करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। और एग्रीगेट डिमांड जब आप बढ़ाएंगे तो फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, जैसे यहाँ पे आ जाता है एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये शिफ्टिंग बता रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होकर AD1 हो जाता है। तो अब देखें, अब न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? वो यहाँ पे होगा। लेकिन अभी भी ये इक्विलिब्रियम लेवल 1 था, ये इक्विलिब्रियम लेवल 2 है। अभी भी देखें इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि प्राइसेस में भी इजाफा हो गया। पहले इक्विलिब्रियम प्राइस 1 थी, अब इक्विलिब्रियम प्राइस 2 हो गई। और ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ये पूरी मुल्क के अंदर प्राइस लेवल आ रहा है। तो अभी भी देखें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम में फ़र्क है। अब आप क्या करते हैं, अब आप दोबारा से एग्रीगेट डिमांड में इजाफा करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड में इजाफा जब होता है तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व अब फिर शिफ्ट होता है। अब जब शिफ्ट हुआ है तो ये एग्रीगेट डिमांड 2 हो गया। पहले इक्विलिब्रियम E1 पे हुआ था, फिर इक्विलिब्रियम E2 पे हुआ था, अब इक्विलिब्रियम E3 पे हुआ है। अब ये जो है वो YF भी है और ये Y यानी ये वाला जो अब आपके सामने आ रहा है ये YF के ऊपर इक्विलिब्रियम हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब जो कीमतें हैं वो ये आ गई, ये PE3, ठीक है ना। और ये अब इक्विलिब्रियम जो हुआ है वो यहाँ पे YE3 पे हुआ है। अब देखें YE3 पर फुल एम्प्लॉयमेंट भी है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी है। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई आपको? ठीक है, तो इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकता है। तो जैसे E2, E1, E2 पर इक्विलिब्रियम पहले हुआ है और इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं हुआ। लेकिन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई तो बराबर है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम E3 पर हुआ है यहाँ पर इस जगह पर तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी हुआ है और फुल एम्प्लॉयमेंट भी है। इसका मतलब एट
E1 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम बराबर नहीं है। इसी तरीके से एट E2 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम बराबर नहीं है। लेकिन एट E3 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम हुए थे, इन दोनों जगहों पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो था वो पॉजिटिव था, पॉजिटिवली स्लोप था। लेकिन जब आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या हुआ है, वर्टिकल हो गया है। इससे ये बात भी समझ में आई कि बिफोर जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो, जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व हाँ, जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा वहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम में फ़र्क रहेगा। लेकिन जो ही वर्टिकल पोर्शन पे जाके एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम तो होगा ही, वहाँ पे इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे अब अगर मज़ीद एग्रीगेट डिमांड में इजाफा किया जाए और इजाफा करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे अब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस जगह पे, ये कौन सा पॉइंट है, ये E4 है ये वाला, तो एग्रीगेट डिमांड 4। तो अब देखें, अब प्राइस जो होगी वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस 4 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एट E4 YE और YF क्या है, बराबर है। तो क्योंकि इस जगह पर भी एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है, वर्टिकल है। तो ये दोनों बातें मेरे ख्याल अब आपको समझ आ गई होंगी कि एक तो आपने पहचान करनी है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वहाँ पे आता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम वहाँ पे होता है जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर वर्टिकल होता है। समझ गए ना? तो अगर हम फॉर एग्जांपल क्लासिकल के मुताबिक चलें, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चलें, क्लासिकल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चलें और उनके मुताबिक हम यही जो है वो कर्व्स बनाएं, इक्विलिब्रियम करें, नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम करें, तो फिर कैसे होगा? तो फिर ये देखें, उनका तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये आएगा वर्टिकल, और यहाँ YF आ जाएगा, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो वहाँ पर तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक तो YF और YE में कोई फ़र्क ही नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू classical economist, there is no difference between YE and YF, क्योंकि जहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा वहीं पर ही फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ भी जाए तो अभी भी यहाँ पर इक्विलिब्रियम पहले E1 पे था, अभी E2 पे चला जाएगा, सिर्फ प्राइसेस में तब्दीली आएंगी, और क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो आउटपुट तो मजीद बढ़ नहीं सकती, तो सिर्फ कीमतों में इजाफा होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जितनी आउटपुट प्रोड्यूस होनी थी हो गई, अब मजीद आउटपुट तो बढ़ नहीं सकती, तो सिर्फ उन्हीं आउटपुट की कीमतों में इजाफा होगा डिमांड में इजाफा होने की वजह से। तो जब भी आपने ये पढ़ा हुआ है, जब भी डिमांड बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं, और ये नज़र भी आ रहा है डिमांड के बढ़ने से कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। तो बस ये बात समझने वाली है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक हमने ये आपको बताया कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम में कोई फ़र्क नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने वाली है, ठीक है ना जी। लेकिन केन्स के मुताबिक है, क्योंकि केन्स के मुताबिक तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाती है, लेकिन वो जाती कब है, लॉन्ग रन में। और उसने ये कहा था कि शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है और लॉन्ग रन में जाके वो वर्टिकल होता है। तो
जब वो वर्टिकल पे चला जाते हैं तो फिर तो जाहिर सी बात आउटपुट में कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन जब तक एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप रहता है तो तब तक तो आउटपुट में तब्दीली आ सकती है ना, तो वो आती रहती है। ठीक है ना जी, तो ये वाली बात हमें समझ आ गई। अच्छा, अब मज़ीद इन चीज़ों को समझना है आपने। वो ये कि आगे चलते हैं। केन्स के मुताबिक नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम ये मैंने आपको करके दिखाया, ये केन्स का डायग्राम आपके सामने नज़र आ रहा है। ये जो भी, क्योंकि इसमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व केन्स का बना हुआ है ना, क्योंकि इसमें पॉजिटिव स्लोप भी एग्रीगेट सप्लाई कर्व आ रहा है और वर्टिकल भी आ रहा है, तो केन्स दोनों ही मानता था। केन्स वर्टिकल भी मानता था और पॉजिटिव भी मानता था, इसलिए दोनों बने हुए हैं। ये केन्स के मुताबिक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जहां बराबर हो सकता है वो ये वाली पोजीशन है, जहां नहीं हो सकता वो ये वाली मैंने आपको डिस्कस की। ये उस वक्त होता है जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है और ये कहानी शॉर्ट रन में होती है। जब वर्टिकल हो जाता है तो ये लॉन्ग रन होता है। ठीक हो गया जी, तो ये दोनों चीजें आपने समझनी थी। अच्छा, अब क्लासिकल के मुताबिक मैंने अभी आपको बताया कि वो डिफरेंस ही नहीं करते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल में और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में, लेकिन केन्स कहता था फर्क होता है। अच्छा, अब इसी वजह से, फर्क होने की वजह से दो गैप क्रिएट होते हैं। व्हेन YE is not equal to YF, देन क्या होगा? देन टू गैप्स एग्जिस्ट। वो दो गैप्स कौन से हैं? और ये बात कौन कहता था कि YE और YF हर सूरत में बराबर नहीं होती? ये केन्स कहता था। केन्स कहता था होती भी और नहीं भी होती, यानी YE और YF बराबर होती भी और नहीं भी होती। कहाँ बराबर नहीं होती YE YF के? शॉर्ट रन में, जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप होता है। और कहाँ बराबर होती है? जब लॉन्ग रन में आ जाती है, और लॉन्ग रन में आते हैं तो वो क्लासिकल वाला केस ही आ जाता है सामने। तो जब ये बराबर नहीं होती हैं तो दो गैप वो कहता था एग्जिस्ट होते हैं। एक को वो इन्फ्लेशनरी गैप कहता था और एक को वो, इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहता था और एक को वो डिफ्लेशनरी गैप कहता था। डिफ्लेशनरी गैप। लेकिन चूंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि YF और YE में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी इन अदर वर्ड्स वो ये कहते थे कि YE और YF हमेशा हमेशा बराबर रहते हैं, इसलिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक देर इज नो गैप। देर इज नो गैप मीन्स देर इज नो इन्फ्लेशनरी, नो गैप मीन्स नो इन्फ्लेशनरी गैप, नो डिफ्लेशनरी गैप, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक। ये आपके सामने। लेकिन केन्स कहता था नहीं, ये दोनों बराबर ना होने की वजह से दो गैप एग्जिस्ट करेंगे, एक इन्फ्लेशनरी गैप और एक दूसरा डिफ्लेशनरी गैप। इन पे अब हम डिस्कशन करते हैं मजीद। इसमें जो पहला गैप है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इन्फ्लेशनरी गैप का। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है, ये प्राइसेस, ये आउटपुट। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर पहला इक्विलिब्रियम है और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया। जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आउटपुट आ जाएगी और यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की आउटपुट आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो वर्टिकल की बात कर रहे हैं। वर्टिकल पे जो एग्रीगेट सप्लाई कर वर्टिकल होता है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम होता है, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, सॉरी प्राइस लेवल है, वो ये है फुल एम्प्लॉयमेंट। ये फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, इक्विलिब्रियम भी है, दोनों ही है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ है। अब अगर
अब अगर एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाए, तो एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाए और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट 1 से एग्रीगेट 2 पे चली जाए, तो आप देखिए कि अब जो इक्विलिब्रियम पहले E1 पे हो रहा था, अब इक्विलिब्रियम E2 पे हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हुआ, ओनली देर इज एन इंक्रीज इन प्राइसेस, कि पहले प्राइस P1 थी, इसको P1 कह लीजिए, तो अब P जो है वो 2 हो गई, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने शेडेड एरिया किया है, ये आपको बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कीमतों में इजाफा हुआ है, ओनली प्राइस में इजाफा हुआ है, ठीक है ना जी, सिर्फ प्राइस में इजाफा हुआ है। और इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, इसी को ही हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे, ठीक है ना जी। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है कि एट YF फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, तो प्राइसेस में क्या होता है? इजाफा होता है। प्राइसेस में ही ओनली इजाफा होता है, ओनली प्राइस इंक्रीज, सिर्फ प्राइस ही बढ़ती है, बट आउटपुट क्या रहती है? आउटपुट रिमेन्स द सेम। क्यों सेम रहती है? ड्यू टू फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा तो आप आउटपुट प्रोड्यूस कर ही नहीं ना सकते। तो फिर किस में इजाफा होता है? एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होने से, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होने की वजह से सिर्फ प्राइसेस में इजाफा होता है, तो इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये जो गैप शेडेड एरिया से शो भी हो रहा है, समझ आ गई? यानी जब, और ये होता है कहाँ पे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे। ये आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ कीमतों में इजाफा होगा, आउटपुट रिमेन्स द सेम। आउटपुट में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्यों तब्दीली नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहले ही आप एग्जिस्ट कर चुके हैं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे जितनी आउटपुट प्रोड्यूस होनी थी पहले ही हो गई उस मुल्क के अंदर। तो ये इन्फ्लेशनरी गैप क्लियर हो गया आपको? ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी इन्फ्लेशनरी गैप, इसको आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब हमने जो अगली चीज़ समझनी है वो समझनी है डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप समझते हैं। डिफ्लेशनरी गैप का मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये इन्फ्लेशनरी गैप का ग्राफ है। अब हम डिफ्लेशनरी गैप समझते हैं। डिफ्लेशनरी गैप, तो डिफ्लेशनरी गैप का ये ग्राफ बना रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आउटपुट और यहाँ पे प्राइस, और ये फर्ज कीजिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और फर्ज कीजिए कि यहाँ पर बेसिक पहले इक्विलिब्रियम कर लेते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ और इस जगह पे इक्विलिब्रियम हुआ E1 पे, और यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट आ गई वो YF आ गई, और ये आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेचुरल इनकम आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्ज कीजिए कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम हो चुका है, ये E1 पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आप इक्विलिब्रियम में मौजूद हैं। अब फर्ज कीजिए कि आपकी जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है। जब कम है तो फर्ज कीजिए कि एग्रीगेट डिमांड आपकी इतनी है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है? अब इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे हो रहा है जिसको हम E1 कह रहे हैं, और इस जगह पर ये देखें कि ये YE है, ये इक्विलिब्रियम है, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर YF और YE दोनों ही हैं, और ये प्राइसेस हैं यहाँ पे इस जगह, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आपकी जो लेवल ऑफ डिमांड है वो इतनी कम है
जिसकी वजह से यानी आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है किससे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, जिसकी वजह से कीमतें क्या हैं, कम है। डिमांड कम होने की वजह से कीमतें कम हैं। तो ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जो गैप है इसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप, डीजी। समझ गए? ये फ़र्क है दोनों में। इन्फ्लेशनरी गैप, इसको मैं दोबारा से समझा दूँ, ये कर यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना। ये डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप समझ आ गए। डिफ्लेशनरी गैप ये बता रहा है कि कीमतें क्या हैं। डिफ्लेशन का मतलब होता है कीमतें कम होना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतों का बढ़ना, मुसलसल बढ़ना। इसी कीमतों का मुसलसल गिरना डिफ्लेशन और होता है। तो ये डिफ्लेशनरी गैप आपके सामने है, ठीक है ना जी। इसका मतलब ये है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड इज बिलो दी वाई एफ। जब एग्रीगेट डिमांड बिलो होगी वाई एफ से या थोड़ी होगी, उसके नतीजे में कीमतें कम होंगी, इसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। इसमें बता दीजिए कोई मसला। तो ये दोनों मैंने आपको इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप समझा दिया। इसका मतलब ये है, एक चीज़ और समझें कि जब आप की इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा है तो इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट पे अभी आप की डिमांड मौजूद नहीं है, यहाँ पर नहीं है आपकी डिमांड। तो इसका मतलब आप फुल एम्प्लॉयमेंट से कम पर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट से बिलो होंगे तो इसका मतलब आपके रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। इट मीन्स दैट यू आर नहीं लिखना, तो it means that the economy is not using its resources fully अपने रिसोर्सेज उन्होंने यूज़ नहीं किए, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले कहीं आउटपुट यहाँ इक्विलिब्रियम हो गया और रिसोर्सेज को उन्होंने फुली यूज़ नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि जब रिसोर्सेज फुली यूज़ नहीं हुए तो रिसोर्सेज बेकार पड़े हुए हैं और रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हैं। इट मीन्स के रिसोर्सेज आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना, रिसोर्सेज आर अनएम्प्लॉयड। तो ये इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि रिसोर्सेज आर अनएम्प्लॉयड, और उसकी वजह कि आप इक्विलिब्रियम से, अपना फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले आपने इक्विलिब्रियम को अचीव किया है। तो ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर आप डिमांड में इजाफा करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट पे यानी फुल एम्प्लॉयमेंट पे अगर डिमांड में इजाफा करते हैं तो सिर्फ कीमतों में इजाफा होगा और आउटपुट में इजाफा नहीं होगा। इस चीज़ को इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले आप इक्विलिब्रियम कर लेते हैं, ये इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप जब फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कीमतें जो हैं वो कम होगी, क्योंकि डिमांड कम है। जब डिमांड कम होगी किससे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, तो फिर कीमतें नीचे ही होंगी और इस चीज़ पे जो गैप क्रिएट होगा उसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे, ठीक है जी। और अगर इस डिफ्लेशनरी गैप को फिल करना है तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि इतना गैप है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप है, ये गैप है, तो उतनी इन एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। तो एग्रीगेट डिमांड को यहाँ से बढ़ा के यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ तक। ई यानी ये जो आपका इक्विलिब्रियम 2 है ना, इससे E1 पे जाना पड़ेगा और इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। जब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे तो ये गैप फिल हो जाएगा और कीमतें भी बढ़ेंगी और आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स क्लियर हो गए आप लोगों को। अच्छा, अब ये मैं आपको ज़रा बुक से भी बता दूँ, ये सारी चीज़ें बुक से भी शेयर कर दूँ। जैसे ये देखें, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई क्या है। इसके बाद आगे चलें तो ये देखिए, ये
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आपको बताया गया यहाँ पे होता है, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं, नेशनल इनकम लिख लें या जीडीपी लिख लें या आउटपुट लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको ये सारा मैंने ग्राफ समझा दिया है, मज़ीद फुल एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम भी मैंने आपको समझा दिया, ये वाला भी, कि ये देखें यहाँ पर इस जगह पर अब वाई एफ और वाई ई दोनों ही हैं बराबर हो गए, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी हो गया और फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो गया। उसके बाद मैंने आपको इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स भी समझा दिए। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब आईजी है, उसमें यह है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो आप बढ़ जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, तो वो मैंने आपको बताया भी था कैसे बढ़ जाती है। ये देखें, तो यहाँ पर पहले इक्विलिब्रियम है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आपकी डिमांड देखें बढ़ के इक्विलिब्रियम 1 से इक्विलिब्रियम 2 पे गई और कीमतों में इजाफा हो गया, तो इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। ठीक है ना जी, ये इन्फ्लेशनरी गैप मैंने आपको समझा दिया था, ये ग्राफ भी मैंने आपको समझा दिया था, ये इन्फ्लेशनरी गैप है। ठीक है ना जी, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब आप की डिमांड में इजाफा होता है, तो डिमांड में इजाफा होने से सिर्फ कीमतों में इजाफा होता है और आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता। और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप में ये होता है कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है आपकी, वो नीचे होती है किससे, टू द लेवल नीडेड टू एश्योर द फुल एम्प्लॉयमेंट। और ये बात भी मैंने अभी समझाई है आपको, ये ग्राफ, कि आप का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम, ये वाई एफ और वाई ई तो यहाँ पे है, लेकिन अगर यहाँ पे ना हो, फ़र्ज़ करें बल्कि आप यहाँ पे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले इक्विलिब्रियम पे आ गए, जिसकी वजह से डिमांड कम है आपकी, और डिमांड ये है, डिमांड कम होने की वजह से कीमतें भी कम है, इसलिए इसको डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। डिफ्लेशन का मतलब होता है कीमतों का मुसलसल गिरना या कीमतों का गिरना समझ लीजिए फ़िलहाल। तो इसका मतलब ये है कि अगर इतनी डिमांड में इजाफा कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये आपका वाई ई भी हो जाएगा और वाई एफ भी हो जाएगा और ये गैप फिल हो जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। इससे आगे चलें तो इससे आगे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर आपको एग्रीगेट, पहले तो हमने एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट नहीं किया था, अब हम एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट कर रहे हैं। पिछले जो हमने अभी तक काम किया उसमें हमने एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट किया था, अब हम एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट कर रहे हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई को जब शिफ्ट करेंगे आप लोग, तो आप देखिए सबसे पहले जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा है, वो फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है, और इस पे देखें एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये और एग्रीगेट डिमांड कर्व ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये प्राइस लेवल आ गया और ये आउटपुट लेवल आ गया। अब क्या हुआ, अब ये डिमांड कर्व वही रहा है, पहले इक्विलिब्रियम ई नॉट पे हुआ था, अब इक्विलिब्रियम ई वन पे हुआ, अब हमने सप्लाई को चेंज कर दिया, सप्लाई बढ़ा दी, तो सप्लाई ए एस से ए एस वन पे चलेगी। तो अब देखें उसका नतीजा ये निकला कि अब कीमतें नीचे की तरफ चली गई और आउटपुट में क्या हो गया, इजाफा हो गया। ठीक है ये है जी कहानी, ये मैं इसको आपको बना के भी समझा देता हूँ। ये देखिए, यानी शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ। यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे प्राइस लेवल, और ये फ़र्ज़ कर लीजिए ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व ए एस है, और ये फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ठीक है जी, ये फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास एग्रीगेट डिमांड कर्व है, और अब इक्विलिब्रियम पहला कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, और ये देखें ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं हो रहा, क्योंकि वर्टिकल सप्लाई कर्व पे जाके नहीं एग्रीगेट डिमांड ने उसको इंटरसेक्ट किया। तो इक्विलिब्रियम वन यहाँ पे हुआ, ये प्राइस आ गई आपके पास, इसको आप पी, इसको ई नॉट कह लीजिए, और इस जगह को आप क्या कह लीजिए, वाई नॉट कह लीजिए। अब आप क्या कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व वही रहती है, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है। जब आप एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करने का मतलब है कि सप्लाई बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जब आप सप्लाई बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि सप्लाई कर्व किधर चला जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा,
और न्यू एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये बन जाएगा और इसे हम AS1 कहते हैं। और अब इस न्यू सप्लाई कर्व ने इस डिमांड कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, E1 पे किया फॉर एग्जांपल। तो अब इसका नतीजा ये निकला कि इसके नतीजे में कीमतें कम हो गई और वो P0 से इसको क्या कह लें कम P1 होगी और आउटपुट में इजाफा होके Y1 पे हो गया। इसका मतलब ये है कि जब एग्रीगेट सेम एग्रीगेट डिमांड पे जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने के नतीजे में कीमतें कम हो जाएंगी और आउटपुट में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ये आपके सामने आउटपुट में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, ठीक है ना। और अगर आप एग्रीगेट सप्लाई को अगर कम कर देते हैं तो जाहिर सी बात एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और वो मैं अगर कहें तो मैं शिफ्ट करके दिखा भी देता हूँ। जैसे ये शिफ्ट करेगा, ठीक है ना जी, ये शिफ्ट किया और ये फर्ज करें ये AS2 कहते हैं इसको, तो अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा इसको और ये प्राइसेस आ जाएंगी और ये आउटपुट आ जाएगी, ठीक है ना जी। तो आप इस इक्विलिब्रियम पॉइंट का कंपैरिजन इससे कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, यानी सप्लाई को बढ़ा के और कम करके। तो आपके सामने है कि यानी जब एग्रीगेट सप्लाई कम होगी तो आपके सामने कीमतों में क्या हो जाएगा, इजाफा, और आउटपुट में क्या आ जाएगी, कमी। ये आपके सामने आउटपुट में कमी आ गई, ठीक है ना जी। ये सिचुएशन हो जाएगी आपके सामने। तो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व की क्या आ गई, शिफ्टिंग, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर आप बुक से दोबारा देख लें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट ई नॉट से ये आपके पास पॉइंट ई नॉट है, E1 पे चले जाएं तो क्या हो रहा है, यानी पॉइंट ई नॉट से अगर E1 पे चले जाएं तो क्या होता है, इसके नतीजे में ये होता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो बढ़ती है, उसके नतीजे में कीमतें कम हो जाती हैं और आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट में इजाफा होता है। और आउटपुट में इजाफा जब होने का क्या मतलब है, आउटपुट में इजाफा होने का मतलब ये है कि लोगों को रोज़गार, जितना आउटपुट ज़्यादा होगी उतने लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा तो वो आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे ना। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइसेस के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है सप्लाई के बढ़ने के नतीजे में। और अगर हम इसी तरीके से पॉइंट E1 से E0 पे आ जाएं, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाएं तो इसका मतलब होगा कि सप्लाई कम होगी। तो सप्लाई जब कम होगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी और कीमतें, ज़ाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ आएंगे तो कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमतें बढ़ेंगी तो इसका मतलब ये है कि, और आउटपुट में क्या हुई है, यहाँ पे कमी आई है, आउटपुट में कमी आ जाएगी। ये आपके सामने आउटपुट में कमी आने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट में कमी का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। समझ गए ना बात। तो ये सूरत हाल होगी आपके पास कि जब आप E1 से E0 की तरफ जाते हैं तो आपके सामने ये सिचुएशन आएगी कि प्राइसेस भी बढ़ेंगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और इधर प्राइसेस में भी कमी आएगी और प्राइसेस में कमी आने के नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ जाएगी। ये दो सिचुएशन आपके सामने है, ठीक है जी। अब ये सवाल समझना है, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको समझा दी हैं कि इधर पहला जो इनिशियली नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, इस जगह पर, इस जगह पर हो रहा है E0 पे, इस जगह पे, और इस जगह पे जो प्राइस और आउटपुट है वो ये आपके सामने, ये दोनों। और इसके नतीजे में अगली बात ये बताइए कि एग्रीगेट सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने के नतीजे में एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो AS से AS1 पे चला जाएगा और अब इक्विलिब्रियम E1 पे आ जाएगा। E1 पे आने के नतीजे में अब न्यू इक्विलिब्रियम जब यहाँ पे आएगा तो कीमतें कम हो जाएंगी, कीमतें P1 पे आ जाएंगी और आउटपुट Y1 हो जाएगी और आपके पास जो नेशनल इनकम आएगी वो आएगी P1 Y1। क्यों भला? क्योंकि नेशनल इनकम फाइंड करने का फार्मूला यही है
कि P को Q से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब आप E नॉट पे चेक करेंगे तो वो आएगी P नॉट और इंटू वाई नॉट, ठीक है ना। और अगर E1 पे कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी P1 इंटू Y1, इसलिए उसने ये लिखा हुआ है P नॉट वाई नॉट और P1, क्योंकि वैल्यू निकाली हुई है नेशनल इनकम की वैल्यू। अच्छा, उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि जब आप ई नॉट से E1 पे जाते हैं, ई नॉट से E1 पे, तो क्या होगा, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट होगी। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी ये, और उसके नतीजे में क्या होगा, कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी। नॉन इन्फ्लेशनरी मैंने बताया था, क्योंकि प्राइस कम हो जाएंगी। ये बात ये रही, प्राइस कम हो जाएगी। ये वाला चैनल है, ये वाला चैनल E0 to E1 वाला चैनल है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया आपको, ये वाला, दिस वन। अच्छा, अब अगली कहानी ये है कि सप्लाई बढ़ती कब है और डिमांड कब बढ़ती है। ये दोनों सवाल समझने वाले हैं। पहले सप्लाई को देखते हैं कि सप्लाई कब बढ़ती है, यानी सप्लाई कर्व कब राइटवर्ड जाता है, कब लेफ्टवर्ड जाता है। तो इसके ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं। राइज इन द एग्रीगेट सप्लाई क्यों होता है, सप्लाई क्यों बढ़ती है, यानी वाई सप्लाई कर्व, वाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, ये उसके रीजंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना जी। वाई शिफ्ट्स राइटवर्ड, राइटवर्ड का मतलब है कि सप्लाई बढ़ती है, राइज इन सप्लाई जिसे कहते हैं। तो राइज इन एग्रीगेट सप्लाई, उसके फैक्टर, पहली बात, अगर किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाए, टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए, कैपिटल इक्विपमेंट बेहतर हो जाए, तो क्या उस मुल्क की सप्लाई में, एग्रीगेट सप्लाई में या एग्रीगेट आउटपुट में इजाफा नहीं होगा, हो जाएगा। फिर उनके जो स्टाफ हैं जो उसको प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट को, वो ट्रेंड हो जाए, तो ट्रेंड स्टाफ होने की वजह से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से आउटपुट में मज़ीद इजाफा होगा, जिससे एग्रीगेट सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। फिर जब आप अनएम्प्लॉयड वर्कर्स को रीट्रेनिंग देंगे, उन्हें स्किल्ड कर देंगे, ये वही बात है जो ऊपर की है, तो वो एम्प्लॉयबल हो जाएंगे ना। जब एम्प्लॉयबल हो जाएंगे तो मज़ीद आउटपुट में इजाफा कर सकेंगे, जिससे एग्रीगेट सप्लाई कर राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और फिर आखिरी बात इसमें ये है कि अगर इन फर्म्स को ये पता चले कि उनको ज़्यादा मुनाफे हो रहे हैं, प्रॉफिट उनको ज़्यादा मिल रहे हो, तो वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगे। जब ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगे, जॉब देंगे, तो उतनी आउटपुट में ज़्यादा इजाफा होगा। यानी फर्म्स के मुनाफे बढ़ने की वजह से या इंसेंटिव बढ़ने की वजह से भी वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, उतनी आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द आउटपुट जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर्स हैं वो अभी नहीं लिखे हुए, तो मैं वो ज़रा वो बता दूं आपको, वो हालांकि वो मैंने पहले बता भी दिए। एग्रीगेट डिमांड के जो फैक्टर्स हैं वो जनाब, एग्रीगेट डिमांड के जो फैक्टर्स हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर्स ये देखें। एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर्स टू सेक्टर इकॉनमी में ये दो हैं, सी और आई। और इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड के जो फैक्टर्स हैं थ्री सेक्टर इकॉनमी में वो तीन हैं, एक है सी, आई और जी। और एग्रीगेट डिमांड के जो फैक्टर्स हैं, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, ये एग्रीगेट डिमांड की लिखी हुई है, ये चार फैक्टर्स, ये आपके सामने, सी, आई, जी, एक्स। समझ गए जी। तो ये इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड फैक्टर्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या है। नंबर वन, कंजम्पशन यानी सी। नंबर टू, इन्वेस्टमेंट यानी आई। नंबर थ्री, जी मीन्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी जी। और नंबर चार, एक्सपोर्ट्स यानी एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर इन चारों में से कोई एक भी बढ़ जाए तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, यानी सी बढ़ जाए, आई बढ़ जाए, जी में इजाफा हो जाए या एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाए, तो एग्रीगेट डिमांड में क्या होगा, इजाफा होगा। और एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा राइटवर्ड। और अगर इनमें कमी आ जाए तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड। तो ये फैक्टर्स
एग्रीगेट डिमांड के भी आपको आने चाहिए। यहाँ तक कर लेते हैं जी, बाकी कल इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।